वेलकम बैक माय चैनल जियो एजुकेशन गुरु में आप नीतू कुमारी सिंह। तो देखिए आप सभी स्टेट का इंतज़ार करते हैं, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले दिखाती हूँ, मैंने स्टेट का जो वीडियो डाला था तो देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है जियो एजुकेशन गुरु। तो मैंने जो इस पे ये वीडियो डाला था, ये वाली वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वाली वीडियो देखिए, बिहार स्टेट जो है नीतीश कुमार का आखिरी चुप्पी खोली देखिए। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप ये पहले देख लीजिए। और इस वीडियो की मतलब ये वीडियो तो बिल्कुल सही है, इस वीडियो को पहले देखना ज़रूरी है कि आखिरकार जो नीतीश कुमार जी ने इसके बाद यानी इस कैंडिडेट को जब यहाँ से उठाया, उसके बाद उसके साथ क्या-क्या हुआ, ये आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये वीडियो नहीं देखें तो पहले आप इसको ज़रूर देख लेना। तो आपने देखा, उस वीडियो को देख लिया होगा, तो वहाँ तक तो मैंने आपको सुनाया था कि नीतीश कुमार जी ने क्या कहा। लेकिन उनके उस कैंडिडेट को उठाने के बाद उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ये जो आपको महिला दिख रही हैं, आप इसको ज़रूर सुनें। जो कैंडिडेट हार मान के घर में बैठ चुके हैं कि अब तो केस फाइल हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, अब कितना दिन चलेगा, तो आप सभी को जो है बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। आप इनको एक बार सुने, यकीन मानिए अगर आपका खून शांत हो गया तो बिल्कुल गर्म हो जाएगा और आप में फिर से वो जज्बा आ जाएगा, ताकि आप अपनी हक की लड़ाई लड़ सको। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी को जो आपकी अपना इतना परिश्रम करने के बाद जो आपको मिला है, वो आपको ज़रूर मिले। यानी आप सभी का जॉइनिंग हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, तो आपको अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसको लास्ट तक देखना, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारी जो यानी इस कैंडिडेट की जो मांगे हैं, जो ये बोल रही हैं, ये सभी तक पहुंच सके और सरकार तक पहुंच सके। हमारा उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का कि सरकार तक जो है आप सभी की मांगों को पहुंचा सके, क्योंकि मेरा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। लेकिन अभी मैं आप लोगों के स्टेट की ये सारी जानकारी आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकूं। इसलिए आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो है आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू। आप चलो इस वीडियो को सुनो। ये आप लोग पहुंच चुके हैं, बहुत सारा प्रदर्शन किया, आप पटना हाई कोर्ट पहुंचे। आपका नाम? मेरा नाम सविता कुमारी फ्रॉम मुजफ्फरपुर। जी सविता जी, पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने? हाँ कर दिया। हाँ, मेरा याचिका 29 जून को ही हो चुका है, पेटिशनर बन चुकी हूँ मैं जी। और मुझे न्याय अब अंतिम रास्ता यही दिखाई दे रहा है। अंतिम रास्ता यही दिख रहा है। कुछ यहाँ सरकार निकम्मी सरकार बैठी। निकम्मी कैसे हो? तो बोलते हैं सुशासन के सब काम करते। उनके बोलने से क्या होता है सर, दिखे तब तो। अच्छा। धरातल पे कुछ नहीं है, वो लोगों को बड़गला रहे हैं। और हम लोग इतना मेहनत करके, अब हम 40+ है। अच्छा। हम आगे क्या करेंगे? हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि नियोजन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, राज्यसभा है, 60 के बाद जाए। हमको 60 के बाद नौकरी करने का ऑर्डर देंगे वो। अच्छा। हमारा शिक्षा मंत्री से वो जो बोलते हैं इस बात को, ये क्या संभव है? हम 40+ हो गए, 11 वाले का आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था, इसलिए हम फॉर्म भरे थे, नहीं तो हम फॉर्म नहीं भरते। अच्छा। हमें नियोजन में नहीं जाना है, वो नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग को नियुक्ति दे। तो हमने जब बात की सत्ता पक्ष के लोगों से भी, वो बोल रहे हैं ST का मतलब तो ये होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि वो लोग टीचर के लायक हो गए। हम लायक हो गए, वो लोग स्कूल कॉलेज नहीं गए हुए हैं। नोटिफिकेशन क्या निकालते हैं? अच्छा। चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि आप कभी भी नौकरी ले सकते हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं। ये केंद्र सरकार का एक आया है कि होल लाइफ 60 के बाद सबको लायबिलिटी होती है। एक समय होता है अर्निंग करने का, काम करने का। 60 के बाद क्यों रिटायरमेंट मिलता है? और बीजेपी के एक प्रवक्ता से जब हमने बात की थी, उन्होंने कहा था जो बच्चा फेल हो जाता है वो वही करता है, प्रदर्शन करेगा, हंगामा करेगा। कौन बीजेपी का नेता है? उनका नाम बताइए मुझे। बीजेपी के एक प्रवक्ता थे, नाम नहीं। प्रवक्ता कौन? क्या नेता पढ़ा लिखा है हमारे समाज? उसका कोई क्राइटेरिया है, कोई फाउंडेशन है? अंगूठा छाप जब मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हम बीजेपी के प्रवक्ता पर क्यों विश्वास करें? उनके मुंह का कोई वैल्यू है? हमारे IAS अधिकारी बोल के जब भूल जाते हैं, तो अब ये प्रवक्ता की बात को हम क्यों माने? तो हमको किसी का हमारा अंतिम
न्याय का दरवाजा खटखटाने आए हैं। यह हमें इस पे विश्वास है और पैरेलल मुझे बहुत बड़ा आंदोलन करने का भी मूड बना है। अच्छा, आंदोलन भी करेंगे? हम बहुत बड़ा आंदोलन, आप लोग खाने से कुछ नहीं है, नहीं खाएंगे यही मर जाएंगे, क्या करेंगे जिंदा रह के? पिटाई हुआ था, उससे क्या होता है? डर नहीं लग रहा? नहीं, हम डरने के लिए आए, हम यहाँ हम डरने वाले में से नहीं, हम आंवला नहीं है। अच्छा, और हम आरक्षण का फायदा उठा के नहीं आए, आरक्षण हमें नहीं मिला है। हम फ्रेश है, फ्रेश बहाली है, जो बोले थे उसके अनुसार काम करें, हम खुश हैं जी। तो फिर आंदोलन के मूड में भी है? आंदोलन के काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आंदोलन के मूड में। अच्छा, लिखते कुछ और है, वैकेंसी देते हैं कुछ और बात को गोल गोल बड़गला उस दिन जनता दरबार में हमारे भाई गए थे, वो हमारे भाई हैं, उनको कैसे जबरदस्ती उठाया गया। क्या नीतीश कुमार और का बात सुन सकता है? लेहमैन का, हम लेहमैन शब्द का यूज कर रहे हैं, और एक शिक्षित लोगों का बात उनके सामने नहीं रखा जाता। अच्छा, कोई क्वालिफाई कर कितना एग्जाम लोगे? एक तो बीएड एग्जाम पास करके आ रहे आपके पास आ रहे। एक बीएड में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दो, उसका एंट्रेंस पास, फिर बीएड पास किए, फिर बीएड, कितना सीटेड दुनिया जहान पास करने के बाद उसके बाद ये पात्रता कम प्रतियोगिता परीक्षा था। इसलिए मैं फॉर्म पर्सनली मैं इसलिए फॉर्म भरती, मुझे नियोजन में नहीं जाना है धक्के खाने। नियोजन सरकार अपना रोटी सेकती है, सरकार अपना रोटी सेकने के लिए नियोजन तैयार की हुई है। हमें नियोजन में नहीं जाना है, मुझे नियुक्ति में जाना है। अच्छा, और मैं अपने तरफ से नहीं करे हुए, उन्हीं का स्टेटमेंट है जो बोले हैं नोटिफिकेशन के अनुसार, और 12 मार्च को जो उनका स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट पे हमें बहाली करे, नियुक्ति पत्र दे। और यदि कोई कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वैल्यू नहीं, तो उनको याद दिलाइए 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया था, क्या उनसे हम प्रूफ मांगने गए थे? अच्छा। वो उतने बड़े पद पे हैं, इसलिए उनकी पद का गरिमा को मानते हुए हमने स्वीकार किया। उसी तरह मैं शिक्षा मंत्री आनंद किशोर और संजय सरकार रेस्पेक्टेड है हमारे, और आज भी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, वो अपने बातों पे आए और हमारी बहाली पक्की करें। जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि बिहार एक ऐसी धरती थी जो एक टाइम एजुकेशन का हब था, एंशिएंट टाइम्स में। हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। आज ये स्थिति कर दी है सरकार ने कि खुद पढ़ा लिखा आदमी एक नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है, लाठियां खा रहा है। आप एक एग्जाम का बता दीजिए जो एक साल में सरकार ने एग्जाम लिया हो, नोटिफिकेशन दिया हो, एग्जाम लिया हो, नियुक्ति कर दिया हो, सभी को कोर्ट में आना पड़ता। आखिर ऐसा क्यों? बिहार में ऐसा ही क्यों? मैं खुद इससे पहले मैं बेल्ट्रॉन 2018 में अक्टूबर प्रोग्रामर का एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ। 3 साल हो गए, अभी तक उसकी बहाली का बस वेट ही कर रहा। STET भरा, वो भी शुरू में सरकार ने कह दिया कि आप क्वालिफाइड हैं, आपकी नौकरी होगी। 100 के ऊपर नंबर लाने के बाद भी पैराशूट कैंडिडेट को घुसाया कि क्या किया भगवान जाने। अचानक से 30,000 के रिजल्ट को 80,000 कर दिया। अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए आप। तो अब कोर्ट ही हमारा आखिरी सहारा है, यही निष्पक्ष जांच करा, और जो जेन्युइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सब को नियोजन नहीं नियुक्ति दे सरकार। अच्छा, बस हमारा यही कहना है सरकार। हाँ, तो आप लोग जो जेन्युइनली सेलेक्टेड हैं और फेलियर हैं, तो एक बात पूछते हैं, मैं नीतीश जी से पूछता हूँ, उनके कैबिनेट में कितने लोग क्वालिफाइड हैं? एक नेता बनने के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए? कुछ नहीं। पर आप लोगों को हाँ, हम लोग को तो एक सिंपल सा मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। अगर आप एक फॉर्म भरते हैं और उसमें एक त्रुटि हो जाती है आपसे, आपका फॉर्म को स्वीकार किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है? जब एक सरकार की गलती है तो हम लोग क्यों भुक्तभोगी बने? कि इस नियुक्ति को अटका दे ताकि अगले इलेक्शन में वो इस नियुक्ति को फिर पॉलिटिसाइज करके वोट ले सके। 25 तक ये इलेक्शन जाए, वो तो बोलेगी कि मैं अब लाचार हूँ, कोर्ट ने लटका दिया। अब तो लंबा चलेगा। एक चीज बताइए, कोर्ट में गया है मामला तो लंबा चलेगा, पैसे भी लगेंगे, सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, उनके पास तो सरकारी खजाना है, वो तो लड़ लेंगे, आप लोग कैसे लड़िएगा? उनके पास है कहाँ से? हमारे ही पॉकेट से टैक्सेस जाते हैं ना उन्हें। हम लोग भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी जिसको भी सामर्थ्य है, वो पैसा जमा करके कोर्ट में केस लड़ेंगे। अपने अधिकार के लिए क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां चलवा दी, अब है केस में है। बिल्कुल
क्यों नहीं कीजिएगा? बिल्कुल, क्या बोल अपने रहे हो? अधिकार के लिए क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार का ये जो कहना था कि जब नोटिफिकेशन निकाला गया कि नहीं इतना 37,400 कुछ वैकेंसी है, उसमें से 12 मार्च को जो रिजल्ट दिया गया था 24,599, वहाँ तक जो ठीक है, लेकिन ये अचानक 21 जून को मतलब ऐसा क्या हो गया, प्लानिंग हो गया 2 महीना के बीच में कि जहाँ पे रिजल्ट 24,599 और उस टाइम बोले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सभी की नियुक्ति पक्की, और अब बोला जा रहा है कि ये नियुक्ति नहीं बल्कि नियोजन है जी। और नियोजन में हम लोग को ढकेला जा रहा है। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन के बाद भी आज 37,000 की जगह जो सीट है उसके जगह 80,000 रिजल्ट हो गया, और उसके बावजूद भी आज सरकार जब हम अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी हम लोग लाठी खा रहे हैं अपने अधिकार के लिए भी। इस 80,000 में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बस सरकार एक आंकड़ा जारी कर देती है कि पहली बार रिजल्ट हुआ तो 24,599, दूसरी बार हुआ तो 80,000। ये कैसा है भाई? आप सबका दूध का दूध पानी का पानी कर दो। उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ये कैसे है? किसी को भी कहीं भी सेलेक्ट कर दो, किसी को कहीं भी रिजेक्ट कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। आप एक बार किसी को सेलेक्ट किए तो आप उसको रखेंगे ना, उसकी पात्रता, आप उसकी नियुक्ति को देखेंगे ना, उसकी काबिलियत देखेंगे ना। राइट। सही है। तो आप लोग हाई कोर्ट पहुंच गए? हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं, मैं हाई कोर्ट तो करीब 29 के बाद ही आ गया था। हाँ। जब आंदोलन हम लोगों पे लाठियाँ बहुत हंस के बोल रहे हैं। जब हम लोगों पे लाठियाँ चली, हाँ। उसके बाद ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाना है। लेकिन उस बीच नीतीश कुमार जी ने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग अब जनता दरबार हर एक मंडे को लगाएंगे। तो पिछले मंडे को जो हुआ था जनता दरबार, उससे मैं शामिल होने गया था। मुझे अनुमति मिल गई थी और मैं वहाँ पे गया था। मैंने अपने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने अच्छे तरह से रीड किया और उन्होंने कहा कि आपका क्वालिफाइड है और आपकी जॉब हो जाएगी, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन हम लोगों ने बताया कि सर एक बात बताइए, जो 12 तारीख को रिजल्ट निकला था, 12 मार्च को जो 24,599, उसकी संख्या कितनी थी सर? तो उसकी संख्या थी उतनी, और 21 जून का जो निकला था उसकी संख्या देख लीजिए आप, 80,402। तो एक बात बताइए, इतना डेटा कहाँ से आ गया? जो डेटा है, डेटा ये भी वो भी देखिए, जो रिजल्ट प्रकाशित करते हैं वो ट्विटर पे करते हैं कि हाँ ये मेरा डेटा है। अरे मैं यही कहना चाहता हूँ, जब हमें नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप जाइए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से जाके मिलिए, तो मैं वहाँ गया और मैं मिला और उन्होंने कहा, मेरा फिर से शिक्षा मंत्री ने रेड किया पूरा लेटर का, हाँ कि तुम STET 29D क्वालिफाइड हो। मैंने कहा क्वालिफाइड हूँ बट नॉट इन मेरिट में हूँ। ये क्यों हो गया? जब 12 मार्च, ये क्यों हो गया? जब सर इन्होंने 12 मार्च को इन्होंने खुद प्रेस के सामने कहा था कि जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं सबकी नौकरी पक्की होगी, तो उसके बाद इनको 2 महीने के बाद याद आता है 21 जून को, कि 2 महीने के बाद इनको याद आता है कि हमसे गलती हुई है, ये हमने गलती करी है कि, और आप लोगों की गलती है, आप लोग जो है नॉट इन मेरिट लिस्ट में और मेरिट लिस्ट का दो भागों में बांट कर दोनों को अलग अलग पार्टों में भाग कर दिया, ताकि हम लोग आपस में लड़ते रहें और आपस में मरते रहें। और नियुक्ति का तो कोई नामो निशान तक, ना कोई बात ना कुछ, इनके मुंह पे तो आ ही नहीं रहा कि नियुक्ति करेंगे भी कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और इसका मसला कब तक हल होगा, इसकी कोई बात भी नहीं उठा रहे हैं, कोई शिक्षा मंत्री जी कोई बात नहीं उठा रहे हैं। हम लोग अपने हक के लिए अगर आंदोलन करते हैं तो आंदोलन करने का अधिकार तो हम सभी को है ना, हो जाएगी फिर तो आंदोलन करने का अधिकार हमको होते हुए भी हम लोगों पर लाठी बरसाई गई। महिलाओं को देखते हुए कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है, उनके बाद भी उनको मारा गया, उनको सारे चोटिल हुए, चोटिल होने के बाद उनको सोच रहे हैं कि हम लोग शांत हो जाएंगे। हम लोग शांत होने वालों में से नहीं है। हमारा आंदोलन फिर से चालू होगा और इस बार आंदोलन जो होगा बड़े पैमाने पर होगा, और इस आंदोलन के अंदर हम लोग चाहे लाठी का बरसा लो, चाहे हम लोगों पे गोलियां पर चला लो, हम लोग हटने वालों में से नहीं है। हम लोग इस बार हटने वालों में से नहीं है, और इस आंदोलन के नाम इस बात को साबित कर देंगे कि हम लोग अपने हक की लड़ाई खुद के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं। तो आप लोग अब यहाँ लड़ाई लड़ने पहुँच गए, खर्च तो बहुत होगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी इलेक्शन में सिर्फ लड़के हैं, ये कौन बदलेगा? पापा, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। इलेक्शन? सरकार
आप लोग कहाँ से वकील का खर्च उठाएंगे, बार बार आना जाना कहाँ से होगा? ये सर सारा खर्च हम लोग मिलके ही उठाएंगे और जी। मैं आपको बता दूं कि ये उन सभी गरीब बच्चों पे एक अतिरिक्त भार है जी, अभी तो जो आप लोग कमा भी नहीं रहे। बिल्कुल कमाना तो बहुत दूर की बात है सर। बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पूरा परिवार एक टाइम 2 टाइम खाने के लिए फिक्रमंद रहता होगा कि अभी खाया तो अगले टाइम हमें खाना मिलेगा कि नहीं। उन सभी बच्चों पे ये सरकार द्वारा थोपा गया एक अतिरिक्त भार है जो वो यहाँ आके हमारे साथ निर्वहन करेंगे कोर्ट में। तो अब आप लोगों का क्या? अब तो कोर्ट भी पहुंच गए, प्रदर्शन करके भी देख लिया, अब क्या? सर कोर्ट भी पहुंचे, प्रदर्शन करके भी देख लिया। कल मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी मैं गया था एप्लीकेशन लेके। एप्लीकेशन में मैंने सबसे जो मेरा विषय था वो मैंने यही लिखा था कि 12 मार्च को जो शिक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया बयान था संजय कुमार जी और माननीय अध्यक्ष महोदय, बीएसईबी के अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में, उनमें और जो 21 जून को डेटा आया है उसमें व्यापक विसंगति के संबंध में वो हेडिंग पढ़ने के बाद उन्होंने पूरे एप्लीकेशन को पढ़ा, जिसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ था कि शिक्षा मंत्री जी और इन सब की जो मिली भगत है इस पे जांच बिठाई जनता जाए। दरबार गए थे? जी सर। जी, तो क्या मैं- हुआ था पूरा मामला? तो जब मैंने वो एप्लीकेशन उन्हें दिया तो उन्होंने पूरा एप्लीकेशन पढ़ा और पढ़ते ही कि जैसे उसमें जांच का विषय लिखा हुआ था कि इस घोटाले की जांच की जाए जो मेरिट का स्कैम हुआ है, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया। बोलते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम। मैंने जैसे ही बोला कि सर 24,599 जो 12 मार्च को डेटा, उन्होंने 24,599 से आगे बढ़ने नहीं दिया। मैंने 3 बार इनिशिएट किया, कहना चाहा जो भी हमारी शिकायत थी। उन्होंने तीसरी बार जब मैंने इनिशिएट किया तो कॉल लगा लिया शिक्षा मंत्री जी को और बोले कि वो समझा देंगे आपको, ये तो आपका हो गया है। फिर मुझे आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ज़बरदस्ती उठा के, उनके जो भी वहाँ पे गार्ड वगैरह होते हैं उनके द्वारा एक तरह से ज़बरदस्ती उठा के, वो बहुत अव्यवहारिक नहीं था लेकिन व्यवहारिक तरीके से ही वो ज़बरदस्ती ही था, उठा के शिक्षा मंत्री जी के पास पहुँचा दिया गया। शिक्षा मंत्री जी के पास जब मैं पहुंचा तो संजय कुमार जी ने पूछा कि क्या व्यापक विसंगति है। मैंने बोला कि सर आपकी उपस्थिति में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि 24,500 बच्चे उत्तीर्ण हैं और सबकी नौकरी पक्की है। अब ये 80,402 जो हो गए, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो ये व्यापक विसंगति ही है। तो वो बोलने लगे कि नहीं, ऐसे हम सबकी सोच रहे हैं, सबको नियोजन में देंगे। जो माननीय शिक्षा मंत्री जी रटा रटा अपना बोलते हैं कि सबको नौकरी देंगे, अब तो 2011 वाले भी आएंगे। मैंने बोला सर समस्या तो यही है, आप बुला रहे हैं 2011 वालों को भी और इधर सीट है ही नहीं, जो बच्चे उत्तीर्ण हैं उनकी आप करवा नहीं रहे हैं। तो बोलते हैं जो एहसान वो आज तक जता रहे हैं कि हम आपको लाइफ टाइम स्कोर कार्ड दे रहे हैं। मैंने बोला सर आपका लाइफ टाइम स्कोर कार्ड, सपोज बाकी सब्जेक्ट का मैं छोड़ दूं, एसएसटी वाले जो 26,000 हैं, आप 26,000 बच्चों को कितने साल में जॉब दे पाएंगे? आपके लाइफ टाइम स्कोर कार्ड को मैं मान लेता हूँ 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने साल में आप 26,000 बच्चों को जॉब दे पाएंगे जब आपके पास है ही नहीं उतना। तो वो चुप हो गए शिक्षा मंत्री जी और ये बात को संभालने लगे संजय कुमार जी। वो बोलते हैं कि नहीं आपकी बात जायज़ है, हम भी इसी चिंता में हैं, हमने 2 सब्जेक्ट का भी संज्ञान लिया हुआ है, देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। मैंने बोला सर आप एक बार लिखित कर दीजिए कि जितने भी बच्चे उत्तीर्ण हैं उन सबका होगा। तो संजय कुमार जी बोल रहे नहीं मैं ये कैसे कर दूं, हो सकता है कि रिक्ति और बढ़ भी जाए 2011 वालों के होने के बाद, जो छठा चरण तथाकथित जो छठा चरण है और हमारा जो तथाकथित 7वां चरण है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है रिक्तियाँ 80,000 से बढ़ भी जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। मैंने बोला सर कम हो जाए यही तो समस्या है हमारी, सारे बच्चे आज इसी संशय में हैं। जिन बच्चों का स्कोर कार्ड आपने इसे बोलते हैं, संजय कुमार जी का एक पेटेंट क्वेश्चन है कि ये आप टीईटी का मतलब समझते हैं। मैंने बोला सर जितना मैं मतलब समझता हूँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन क्या आप उसके नीचे जो लिखा हुआ है उसका मतलब नोटिफिकेशन का समझते हैं? आपने पढ़ा है कभी नोटिफिकेशन? उसमें तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कॉम्पिटिटिव प्लस टीईटी है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्योंकि जो आपने दिया हुआ है कि स्कोर कार्ड के आधार पे होगा, उसको अगर अकॉर्डिंग माने हम नोटिफिकेशन 2019 वाले को, तो उसमें तो ये स्पष्ट था कि जो बच्चे 37,000 में हैं उनके लिए ये मेरिट था, बाकी के लिए एलिजिबिलिटी था। तो आपने तो इसे सीधे सीधे एलिजिबिलिटी बना दिया। तो जो बच्चा आज के डेट में स्कोर कर पाया होगा 110, 120, मैं मेरिट वालों की बात कर रहा हूँ। अब हमारी बात लड़ाई अलग है, बट मैं मेरिट वालों के लिए भी, जो उनके साथ भी अन्याय कर रही है सरकार, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बच्चा 110 लाया होगा, 12 मार्च को भी 110 आए होंगे, उसके 21 जून को भी 110 आया होगा और मेरिट में होगा, वो बच्चे को अगर हो सकता है उसका प्रीवियस एकेडमिक 58% हो, 50% हो। जब मैंने उनसे ये पूछा कि उस बच्चे को आप कैसे नौकरी देंगे, उस बच्चे को तो आपने संशय में डाल दिया। उसने यहाँ मेहनत करके पढ़ा लिखा, वो नंबर लाया, आपने उसे संशय में डाल दिया कि अब उसकी नियुक्ति होगी या नहीं होगी। तो वो बोलने लगे नहीं हम देख रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, आपकी बात जायज़ है, हम चिंतित हैं, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने टाल दिया। हाँ, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं पूरा वो ले गया हुआ था कि जितने उनके इरेगुलरिटीज़ थे, जैसे अनुपमा के फोटो लगे हुए वो लड़के का था,
उन्होंने उसे कुछ देखा नहीं। मैंने जब अब नोटिफिकेशन बढ़ाया शिक्षा मंत्री जी की तरफ, तो शिक्षा मंत्री जी ने नोटिफिकेशन देखने तक से इनकार कर दिया। मैंने कई बार पढ़ा है भाई साहब, अगर आपने उसे कई बार पढ़ा है तो फिर आप इस बात में जो आप डिफिनीशन पूछते हो और उसका जो आप फुल फॉर्म पूछते हो, क्यों पूछते हो? बच्चों को आपने क्या समझ रखा है? टीईटी का फुल फॉर्म हर बच्चे को पता है, लेकिन हर बच्चे ने टीईटी का जो आपका फुल फॉर्म था उसके आगे भी उस नोटिफिकेशन को पढ़ रखा है। शायद आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसके नीचे हमने पढ़ा हुआ है, हमने पूरी किताब आपकी पढ़ी हुई है। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो चीज़ है, वही चीज तो है। ये पूरा मामला हुआ जब आप जनता दरबार पहुंचे और जनता दरबार से लेकर शिक्षा मंत्री के घर तक का। बिल्कुल सर। ये आप लोग प्रदर्शन पहले कर चुके हैं, जी। आप कोर्ट पहुंच गए हैं, लड़ाई लंबी चलेगी, टिक जाइएगा आप लोग सरकार के साथ? बिल्कुल, सरकार के सामने क्यों नहीं टिकेंगे? वो हमको तो लगता है वो हमारे साथ नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक तो आंदोलन भी करेंगे और दूसरा हम लोगों ने हाईकोर्ट का रास्ता भी अपनाया है। फिर से आंदोलन? हम लोगों को तो बिल्कुल आंदोलन भी करेंगे और हमारा डेट जल्दी ही फिक्स होगा। आंदोलन के साथ तो हो सकता है वो हम लोगों को लाठी के दम पे हम लोगों को चुप करा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे उनको और उनको अपना प्रूफ देना पड़ेगा, तब वो क्या बोलेंगे? हो सकता है वो मीडिया वाले को बंद करा देंगे कि आपको हम पैकअप करा देते हैं, मीडिया में आपको हम जवाब नहीं देंगे और परमिशन नहीं मिलेगा आपको आने का। ये उनका राइट है, वो कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में ये सब चीज़ नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है जनता दरबार में, मुख्यमंत्री सर भी ऐसे मतलब कैंडिडेट को सुन नहीं पा रहे हैं और हम लोगों का पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है जो हम लोगों को सुन भी नहीं पा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट किसी भी एंगल से इस मूड में नहीं है कि इस चीज़ बहाली को मतलब कि सक्सेस किया जाए। मुझे तो ऐसी बू आ रही है, नहीं तो इनका नीति क्लियर होता है और ना रणनीति क्लियर होता है, और मुझे नीति नियत में तो इनका क्लियर ही नहीं है, रणनीति ज़्यादा लग रहा है। पहले भी ये मेरिट और नॉन मेरिट करके ग्रुप को डिवाइड किए, वहाँ पे जब लोग कैंडिडेट जाते हैं तो बोलते हैं कि आप अपनी देखो ना, आप क्यों मतलब सबकी बात करने आए हो? आप क्यों 15,000 20,000 बच्चों को आप कंसीडर करके आप अपने आप को मतलब सामने ला रहे हो? अपनी देखो, आप अपना देखो, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि आपका हो भी जाए। तो इस तरीके से वो ग्रुप में डिवाइड करने का उनका काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। मेरे से ही कहा था यही बात। जी, आपसे ये बात है शिक्षा मंत्री जी ने, जब मैंने उनसे पूछा चलते समय लास्ट क्वेश्चन मैंने उनसे यही पूछा कि सर हमारे साथ 15-20 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं जो बाहर खड़े होंगे, आप बताइए, जैसे आप गोल मटोल बातें बता रहे हैं, आप बताइए मैं उनसे बाहर जाके क्या करूं? सर हमारी टीम है, हम संगठित होकर आए हुए हैं सब आपके पास। तो बोल रहे हैं आप तो एग्जाम देने अकेले ही गए होगे, आप अकेले की सोचो, उन सब की क्यों सोच रहे हैं? मैंने बोला सर हमारी पूरी टीम है, मैं उन सभी की तरफ से आया हुआ हूँ, मैं अकेले के लिए नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो आप लोग अपने में कर रहे हो, आप सबका होगा, आप देख लो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम अभी कैसे बता दें। चलिए। और जैसा कि सर आपने पूछा कि क्या हम सरकार के सामने टिक पाएंगे, तो किसी बड़े शायर की कही 4 पंक्तियां हैं कि अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले, मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, हमें नकारा समझती है ये सरकार, मगर हम है इस देश की सरकार बनाने वाले। चलिए, ये है तो बिल्कुल हम उनके सामने टिकेंगे भी और उन्हें उनके घुटने पे लाएंगे। जी, उन्हें उनके घुटने पे लाएंगे। आपने भी क्वालिफाई किया, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर से। क्या लगता है क्या होगा आप लोगों के साथ? इतने साल पढ़ाए, उसके बाद मेहनत, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। सर अब तो पता नहीं, हम लोग ने हाई कोर्ट का वो लिया है, अब हाई कोर्ट ही जो फैसला ले हम उसी की उम्मीद करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो हमारी सुन नहीं रहे हैं। हमने उनको भी कांटेक्ट मतलब अमरनाथ जी गए थे, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो अब हमारा लास्ट ऑप्शन हाई कोर्ट ही बचता है, तो अब उसी से उम्मीद है सर। देखिए, तो आप लोगों ने तो प्रदर्शन करके भी देख लिया, लाठी भी खा ली, अब फिर से प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं, डर नहीं लगता? नहीं सर, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? तो क्या एक तो होगा ना, जब आप लोग क्वालिफाई की होंगी अलग सा खुशी होगा कि चलो भाई अब तो मेहनत काम आने वाला है, मगर जब पता चला कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में, माहौल क्या था? बहुत सारा प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर, मेंटली प्रेशर, कैसे हैंडल कर रही है? बिल्कुल सर, प्रेशर तो है। 12 मार्च को इन्होंने रिजल्ट को क्वालिफाइड कर दिया, उसके बाद से एक अलग सी खुशी थी, लेकिन 21 मार्च को जिन्होंने किया उसका आज तक कोई वही नहीं पता चला कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और ये अलग प्रेशर बनाता है सर, हर चीज़ का किसी के घर में प्रॉब्लम होती है सर, सबके घर में प्रॉब्लम होती है, सबको चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन बिहार सरकार नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट जॉब मिले। यहाँ पे नीतीश सरकार सिर्फ बोलते हैं कि लड़कियों को आरक्षण है, हम ऐसे करेंगे, लड़कियों के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखा, हाँ बोलिए ना। बोल रहे थे जैसा कि आपने पूछा, डर नहीं लगता? तो डर लगता है, लेकिन लाठी से नहीं, बेरोजगारी से डर लगता है। अच्छा। जो हम लोगों को सरकार इस कदर मजबूर कर दिया कि हम लोगों को रोड पे आने का कहीं का नहीं छोड़ा। अब हमारे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, अब तो हम रोड पे आ गए हैं। अब लाठी खाने से अगर डरेंगे तो बेरोजगार रह जाएंगे। तो बेरोजगारी वर्ड से, बेरोजगारी जो एक धब्बा जो हमारे ऊपर लगा हुआ है, उससे ज़्यादा डर लगता है सर। चलिए, बेरोजगारी से डर लगता है, डर लाठी से नहीं लगता। ये सरकार जो हमें निकम्मी
समझती है, सरकार हम ही बनाते हैं। ये अभ्यर्थी हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब हाईकोर्ट पहुंचे हैं, हाईकोर्ट के ठीक बाहर अपनी मांग को लेकर। अब क्या होगा इनका भविष्य वो वक्त बताएगा, और इनकी जिस तरह से ये अभी तक हार नहीं माने, इनके हौसला अभी हाई है। अगर आप STT के अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।